दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जिसमें हम एमपी वर्ग 2 के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यह जो हमारे पिछले एग्जाम हुए हैं हिंदी साहित्य के, उसी से लिए गए हैं। तो एमपी वर्ग 2 हिंदी साहित्य का जो पुराना एग्जाम हो गया है, उसी से यह ऑब्जेक्ट जो है लिए गए हैं। तो आप लोग इसमें बने रहे वीडियो में, और इसमें हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो आप अपनी जो तैयारी है बेहतरीन करें हमारे साथ मिलकर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए इसी प्रकार से जो पुराने ईयर के एग्जाम हैं, उन्हीं उन्हीं में से हम आपको हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो लेकर आते रहेंगे। तो आइए बने रहें हमारे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो कहा गया है कि हालावाद जो है उसका प्रवर्तक किसे माना गया है। तो हालावाद जो होता है वो मधुशाला के ऊपर, जहाँ पे शराब के ऊपर, जहाँ पे सोमरस के ऊपर जहाँ पे कविताएं लिखी जाए, उसी को हम हालावाद कहते हैं। तो शराब के ऊपर तो आप जानते हैं कि इन्हों में से जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इनने सबसे ज्यादा जो है शराब पर जो रचनाएं लिखी हैं, जैसे मधुशाला है, मधुबाला है, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो सब किसके ऊपर हैं? वो सब हालावाद के प्रवर्तक जो माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने सबसे ज्यादा जो रचनाएं की हैं वो हालावाद के ऊपर ही की हैं। तो इनको जो है हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हालावाद का जो समय है वो 1933 से लेके 1936 तक माना जाता है। और इनने जो हरिवंश राय जी बच्चन हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा हालावाद के संबंध में कविताएं लिखी हैं, इसलिए इनको हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? तो क्या आ कहानी आंदोलन है, या नई कहानी आंदोलन है, या शास्त्रीय कहानी आंदोलन है, या जनवादी कहानी आंदोलन है? तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा जो शास्त्रीय कहानी आंदोलन है वो हिंदी में नहीं हुआ है। तो इसका आंसर जो है आपका सा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवि बिहारी किसके आश्रित कवि थे? तो जो किसके दरबार में रहते थे बिहारी जी? तो पहला आपका ऑप्शन है, क्या महाराजा जयसिंह के, या महाराजा छत्रसाल के, या नरेश रुद्रसाह के, या छत्रपति शिवाजी महाराज के? तो आपको इसका आंसर सही बताना है कि इसका जो आंसर है वो सही क्या होगा। तो इसका आंसर जो है कि जो बिहारी जी हैं, ये बिहारी महाराजा जयसिंह के दरबार में रहते थे। तो किसके दरबारी कवि थे? जो है किसके आश्रय थे, आश्रित कवि थे? तो यह जो है महाराजा जयसिंह के जो है इनके आश्रित कवि माने जाते हैं। आइए अगले हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार माने जाते हैं? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं वो किस प्रकार के कहानीकार हैं? तो वे क्या मनोवैज्ञानिक हैं, या आंचलिक हैं, या रोमांटिक हैं, या ऐतिहासिक हैं? तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, ये एक जो है आंचलिक जो है कहानीकार हैं। आंचलिक का मतलब होता है जिन्होंने गांवों से जो रचनाएं की हैं, गांव के ऊपर जो रचनाएं की हैं, वो क्या है? आंचलिक रचनाएं कहलाती हैं। तो जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, इन्होंने जो गांव के जो संबंध में कविताएं सबसे ज्यादा लिखी हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? आंचलिक कवि। इन्होंने सबसे ज्यादा आंचलिक कहानियां लिखी हैं। तो इसका आंसर आपका आंचलिक हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि छायावाद, तत्वत्व, प्रकृति के बीच जीवन का जो उद्गीत है, इसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। तो सर्वात्मवाद जो है उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो आपको बताना है कि जो छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, इसका मूल दर्शन जो है सर्वात्मवाद है। यह किसने कहा है? तो क्या भगवती चरण वर्मा ने कहा है, या जयशंकर प्रसाद ने कहा है, या रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, या महादेवी वर्मा ने कहा है? तो जो ये कथन कहा है, ये महादेवी वर्मा का कथन है। तो आपका इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा छठवां है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा था? तो जो है किस विद्वान ने सर्वप्रथम जो है
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? क्या डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, या लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, या राहुल संकेतन हैं? तो इसका जो आंसर होगा कि सर्वप्रथम विद्वान में कौन से विद्वान ऐसे थे जिन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? तो वो जो है वो है डॉक्टर ग्रियर्सन। तो ग्रियर्सन ने सबसे पहले जो भक्ति काल को जो हिंदी साहित्य का क्या माना है? स्वर्ण काल माना है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है कि किस प्रगतिवादी कवि का उपनाम सुमन है? तो पहला को ऑप्शन है आपका रामेश्वर शुक्ल, या केदारनाथ अग्रवाल, या शिवमंगल सिंह, या त्रिलोचन। तो आप जानते हैं जो इनका नाम है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। जो सुमन उपनाम है किसका है? शिवमंगल सिंह का है। तो इनको हम कहते भी हैं शिवमंगल सिंह सुमन। आइए अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन है कि भारतेंदु के व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं? तो भारतेंदु जो है, भारतेंदु जी जो थे उनके व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं? पहला है कि गोपाल चंद के पुत्र थे। दूसरा है ये फक्कड़ और मस्ती से भरे हुए थे। तीसरा अमीर चंद के वंशज थे। चौथा है उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की। तो इसका आंसर आपको बताना है कि इनमें से इसका आंसर क्या है। तो इसका जो आंसर है वो होगा कि वे फक्कड़ और मस्ती से भरे हुए थे। किसके बारे में बात चल रही है? भारतेंदु जी के बारे में चल रही है। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 9वां हमारा क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत कृत लोकायतन कौन सी रचना? लोकायतन शीर्षक महाकाव्य किस ऐतिहासिक महापुरुष के जीवन पर आधारित है? तो जो लोकायतन है वो क्या महात्मा गांधी के ऊपर है, या सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है, या सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है, या शहीद भगत सिंह के ऊपर है? इसका जो आंसर आपका होगा वो है महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई रचना है। कौन सी? लोकायतन। किसके द्वारा लिखी थी? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई जो रचना है। आइए अगला हम 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि नए युग में जिन नवीन ढंग से निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीनता चिंता की उपज हैं? यह इनमें से किसने कहा है? तो इसका पहला आपका ऑप्शन होगा कि विजेंद्र स्नातक, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, या चौथा है आपका डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है जो ये कथन है यह कथन किसका है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा। कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि नए युग में जिन नवीन ढंग से निबंधों का प्रचलन हुआ है वे व्यक्ति की स्वाधीन चिंतन की उपज है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो कथन है। आपको याद रखना है क्योंकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है इसी की तर्ज पे आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। हम जो आपको क्वेश्चन लेके आए हैं वो पुराने पेपर से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो हम पुराने पेपरों की जो प्रैक्टिस करेंगे यहीं से जो है आपके नए क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। आइए अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा था? तो क्या जायसी को, या नागार्जुन को, या तुलसीदास को, या त्रिलोचन को? आपको बताना है इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या है। तो जो है किसको अवध का किसान कवि कहा था? तो अवध का किसान जो है त्रिलोचन को कहा था। किसको कहा था? त्रिलोचन को कहा था। किसने? मुक्तिबोध ने जो है वो त्रिलोचन को जो है अवध का किसान कवि कहा था। तो इसका आंसर आपका त्रिलोचन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहिनी का नहीं है? तो इनमें से बताना है कि भीष्म साहिनी का जो है कौन सा उपन्यास नहीं है। पहला है मेला आंचल, दूसरा है झरोखे, तीसरा है तमस, या कुंतो। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है जो किसका नहीं है? भीष्म साहिनी का नहीं है। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो होगा मेला आंचल जो है भीष्म साहिनी का नहीं है। और जो तीन हैं आपके कि झरोखे, तमस और कुंतो, ये तीनों आंदोलन जो 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 तीनों उपन्यास हैं ये किसके हैं? जी हैं भीष्म साहिनी के हैं। और मेला आंचल जो है इनका नहीं है। तो पूछा गया था आपसे कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा? मेला आंचल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है 13वां क्वेश्चन है कि किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया था? तो क्या उर्वशी के लिए,
या हुंकार के लिए, रश्मिरथी के लिए या कुरुक्षेत्र के लिए। तो आपको बताना है इनमें से इसका आंसर क्या हो सकता है कि किस महाकाव्य के लिए किसको, रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो रामधारी सिंह दिनकर को इनमें से किसके लिए मिला था कौन सा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर जो है वो होगा आपका उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 ईस्वी में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं कि कथाकार प्रेमचंद का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था। तो हमें बताना है कि प्रेमचंद का जो जन्म है वो किस गांव में हुआ था। तो आपको इसका आंसर बताना है कि इनका जो जन्म है क्या बनारस में हुआ था, या इलाहाबाद में हुआ था, या लमही में हुआ था, या मेदिनीपुर में हुआ था। तो भैया आप जानते हैं कि प्रेमचंद का जो जन्म है वो लमही नामक ग्राम में हुआ था। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि अगला है निम्न में से कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा निर्मल वर्मा, या राजेंद्र यादव, या अमरकांत, या जयशंकर प्रसाद। तो आपको इनमें से बताना है कि ऐसे कौन से हैं कहानीकार कि नई कहानी आंदोलन का नाम नहीं जुड़ा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका अमरकांत जो है, इनका जो नाम है नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा जी। आइए अगला हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां हमारा है निम्न में से कौन से भक्तिकालीन कवि जो हैं पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण ब्रह्मा के हो गए हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे हैं कि जो पहले कैसे थे, सगुण के थे, और बाद में किसके हो गए हैं, निर्गुण के हो गए हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि ऐसे कौन से कवि थे जो पहले सगुण के थे और बाद में निर्गुण के हो गए। क्या नामदेव थे, या दादू दयाल थे, या रैदास थे, या गुरु नानक देव थे। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका इसका आंसर होगा कि नामदेव जो थे वो पहले सगुण के थे किंतु बाद में किसके हो गए हैं, निर्गुण के हो गए थे। तो इसका आंसर हो गया आपका नामदेव। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 17वां जो क्वेश्चन है वो है कि प्रगतिवाद काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है कि प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का विरोध किया है। दूसरा आपका है प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। तीसरा है प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। और चौथा है आपका कि प्रगतिवादी कवियों ने सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। तो आपको बताना है इनमें से आपका आंसर क्या होगा। तो इनका जो आपका आंसर होगा कि प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति के कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। तो आपका आंसर जो है वो सा हो जाएगा कि प्रगतिवादी में जो जितने भी कवि हैं उन्होंने प्रकृति का जो है कोमल चित्रण अपनी कविताओं में किया है। पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो है प्रगतिवादी कवियों ने जो है प्रकृति का कोमल जो है चित्रण अपनी कविताओं में नहीं किया है। इन्होंने शोषण के प्रति भी बात की ही है, मनुष्यों के संघर्षों की बात भी की है, और इन्होंने जो सामाजिक यथार्थता का भी चित्रण किया है, लेकिन इन्होंने प्रकृति के बारे में कोई भी बात नहीं की है। इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका सा हो जाएगा। आइए अगला हमारा है कि जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। तो इनके द्वारा जो लैब विद्यालय के उदाहरण है इनमें से कौन सा है, या प्रगतिशील विद्यालय है, या सामान्य विद्यालय है, या जन विद्यालय है, या फैक्ट्री विद्यालय। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा विद्यालय है। तो इसका आपका आंसर जो है वो सही होगा आ, प्रगतिशील विद्यालय जो है जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण कौन सा है, प्रगतिशील विद्यालय। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है 19वां है सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह किसका कथन है। तो यह यशपाल का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या प्रेमचंद का है, या जैनेन्द्र कुमार का है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर आपको याद रखना है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रेमचंद। क्या होगा, इसका आंसर जो है प्रेमचंद होगा। सबसे उत्तम कहानी वह है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है, तो यह प्रेमचंद का कथन है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 20वां कि हिंदी का प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का असली नाम क्या है।
प्रसिद्ध कहानीकार जो है बंग महिला जो है उनका असली नाम क्या है? तो बंग महिला हम किसको कहते हैं? सीधी बात यहाँ पे पूछी गई है कि इनमें से जो है बंग महिला किसको कहा जाता है? असली नाम इनका क्या है? क्या कमला जोशी है, या राजेंद्र बाला घोष हैं, या मन्नू भंडारी जी हैं, या उषा देवी मित्रा हैं? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा राजेंद्र बाला घोष जो हैं इनको बंग महिला कहा जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजेंद्र बाला घोष। आइए अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है। हमारा 21वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कवि को मैथिली मैथिली कोकिल कहा जाता है? तो आपको बताना है इनमें से मैथिली कोकिल किसको कहा जाता है? बिहारी को, विद्यापति को, मीराबाई को, या अमीर खुसरो को? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो है विद्यापति को जो है मैथिली कोकिल कहा जाता है। तो मैथिली कोकिल जो है विद्यापति को कहा जाता है। आइए आपका अगला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किस शैली में रचित है? तो इनके द्वारा जो बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित जो है वकील जो है कौन सी शैली में रचित है? पहला रचनात्मक निबंध में, या वर्णनात्मक निबंध में, या विचारात्मक निबंध में, या ललित निबंध में? तो आपको बताना है कि इनमें से इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर जो है आपका वो है वर्णनात्मक निबंध में जो है वो वर्णित है वकील जो है कैसी शैली में लिखी गई है? वर्णनात्मक शैली में लिखी गई है। तो इसका आंसर जो है आपका बा हो जाएगा। आइए अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका आपका ऑप्शन है दीपक और बादल, दूसरा है नदी और जल, तीसरा है गांव और किसान, चौथा है प्रकृति और मनुष्य। तो इसका आंसर आपको इनमें से बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा दीपक और बादल। दीपक और बादल जो है महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से किसके प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? तो दीपक और बादल के जो है काव्य में सबसे ज्यादा प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं। किसके में? महादेवी वर्मा के में। कौन सा? दीपक और बादल। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 24वां है, निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है? तो अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी किसने नहीं माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या रामभद्र शुक्ल ने, या राहुल संकेतन ने? तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आंसर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है उन्होंने जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो है नहीं माना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आ। आइए 25वां इसका हम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी साहित्य हिंदी में नहीं हुआ है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? तो इसका आंसर आपको पता ही है पहले, शास्त्रीय कहानी आंदोलन जो है वो पहले हिंदी में नहीं हुआ है। आइए अगला हमारा क्वेश्चन है कि लास्टवा क्वेश्चन है कि गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो बताना है कि गोरखनाथ के गुरु क्या कबीरदास जी थे, या मत्येंद्र नाथ थे, या नागार्जुन थे, या सरहप्पा थे? तो इसका आंसर जो है आपका वो होगा मत्येंद्र नाथ जो थे वो गोरखनाथ के गुरु थे। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके पुराने पेपर 2019 वाले सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास के कर लिए हैं। इसी प्रकार से कल हम फिर आपके सामने एक दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भी हम आपके पुराने पेपर से आपके बहुत ही इसी प्रकार से महत्वपूर्ण जो है टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यदि अपनी जो तैयारी है अच्छी करना है तो आप हमसे जुड़े रहें। हम आपको इसी प्रकार से जो है नया सिलेबस की अकॉर्डिंग नई नई चीज़ें लेकर आते रहते हैं, तो आप लोग हमसे जुड़े रहें। और आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको इसकी PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।